सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। कुछ लोग इसे बीसी यानी बिफोर कोरोना और एसी यानी आफ्टर कोरोना की जिंदगी में बांट रहे हैं कि कोरोना से पहले की जिंदगी कैसी थी, कोरोना के बाद की जिंदगी कैसी है। इस सब पर चर्चा हो रही है, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट सत्य हिंदी के लिए कि आपका सत्य हिंदी से प्यार मोहब्बत इसमें लगातार बना हुआ है और उसी की ताकत है जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस रिश्ते को, इस दोस्ती को आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन का लिंक है, उस लिंक को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सच की जो आवाज है वो आगे बढ़े। आज कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, उसकी लगातार जानकारी दी जा रही है, अलग अलग सेक्टर्स में क्या हो रहा है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं। हमारे साथ हैं स्मिता मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुत करीब से समझती हैं, करीब से देखती हैं, उसमें दखल रखती हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जो बहुत तीखी नजर रखते हैं सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर और पूरी जो व्यवस्था है उसको देखने पर। तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कोरोना को लेकर हिंदुस्तान में 85,000 की तादाद पहुंच गई है पॉजिटिव मरीजों की, जो चाइना से भी आगे बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन बेहतर बात यह है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी तादाद भी तेजी से बढ़ी है और वो 30% से ज्यादा हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान की सड़कों की हालत अभी भी दिल दहलाने वाली है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के बावजूद प्रवासी मजदूरों के हजारों हजार लोग जो है सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इस सब पर चर्चा करेंगे। स्मिता जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दिया है, लेकिन आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, कि जो ये पैकेज है ये काफी नहीं है और कर्ज देने से काम नहीं चलेगा। मजदूरों और गरीब लोगों की जेब में सरकार को सीधा पैसा डालना चाहिए था। जी हाँ, विजय जी, मैं ये केवल कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं और इस समय हालात ऐसे हैं, संकट का समय है, तो सभी की अपनी चिंताएं हैं और सभी के अपने उसके मुआफिक उसके सुझाव भी होते हैं। तो मुझे उस पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मगर ये कहना कि ये काफी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के संकट काल से केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे संभ्रांत और मजबूत कहे जाने वाले देश गुजर रहे हैं, उस समय हम कुछ भी करेंगे, कोई भी सरकारें, कोई भी व्यवस्था कुछ भी करे, तो संकेत यही रहेगा कि ये काफी नहीं है। इट विल नेवर बी इनफ। हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते जब हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं कि जो हुआ ये बहुत है, अब आगे कुछ करने को बचा नहीं है। इसीलिए उस पर सीधी कोई टिप्पणी मेरी नहीं है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी सर कि सरकार और सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं इस समय, उसमें आप वित्त मंत्रालय को ले और सरकार के तमाम मंत्रालय, क्योंकि ये एक ऐसे अनयूजुअल स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, हम और आप और पूरा देश, कि जबकि सरकार का हर महकमा, सरकार का हर विभाग, हर मंत्रालय, हर विंग इन्वॉल्व होगा, तभी जाकर हम लोगों को राहत दे पाएंगे। और इस राहत पैकेज के जो चरण अब तक आपके सामने आए हैं, घोषणाएं जो आई हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है सर। पहली बात है डायरेक्ट बेनिफिट, यानी सीधे पैसा पहुंचाने की जो बात है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस अभी जो चल रहा है इसके चक्कर में हम ये ना भूल जाए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे जो लाभार्थी है उस तक सरकार के योजनाओं और सरकार की मदद सीधे उसके खाते तक पहुंचाने में जो परफॉर्मेंस, जो इस सरकार का प्रदर्शन रहा है, ऐसा आज तक किसी सरकार का नहीं रहा। उसके बहुत कारण है, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। बैंक अकाउंट बनवाना, फिर उसके बाद उसकी मैपिंग करके एक एक का बेनिफिशियरी का राज्यों के सहयोग से उसको पहुंचाना, तो सीधे पैसा जहां जहां जरूरत है वहां जा रहा है सर। लेकिन इसके साथ ही लॉकडाउन आने के बाद उसमें जो है एडिशनल, उसमें अतिरिक्त बेनिफिट्स जो हैं वो अनाउंस करके, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे उनकी राहत के अपने अपने खर्चे के लिए हो, जो इमीडिएट खर्चा होता है, या एक फौरी राहत जो होती है, गैस सिलेंडर के लिए हो, राशन के लिए हो। लेकिन अब हम उससे भी आगे बढ़े हैं,
वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अब हम उस फॉर्मेलिटीज के उस जाल में, मकड़ जाल में हम नहीं पड़ सकते, क्योंकि स्थितियां गंभीर हैं। इसीलिए अब जिसका राशन कार्ड नहीं है वो भी राशन के लिए एलिजिबल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार को जो करना था वो उन्होंने किया है, जैसा वो स्मिता जी कह रही हैं। मैं कुछ नहीं तो मैं बाद में कर लूंगा यार। वो राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार के स्तर पर, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, जो भी लोग हैं वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन पर थोड़ा सा मुश्किलात आ रही हैं, और इसीलिए जो हमारे को प्रवासी मजदूर दिखाई देते हैं या जहाँ खाना नहीं मिल रहा है, वो जो परेशानी हो रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही। या कोई पॉलिटिक्स लगती है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिम्मेदारी दोनों की है। राज्य भी पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब केंद्र सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, और केंद्र भी पल्ला नहीं झाड़ सकता कि सिर्फ राज्यों की जिम्मेदारी है। गाइडलाइंस केंद्र सरकार से जारी होती हैं। मदद जो है, बेसिक मदद जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, जो पैकेज वगैरह अनाउंस किए गए, लेकिन उनको अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अब सवाल ये है कि राज्य सरकारों के भी अपने कई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे सवाल हैं जो मुख्यमंत्री उठाते रहते हैं यदा-कदा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उस तरह से नहीं उठा पाते कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, दलगत मजबूरियां हैं, दलीय अनुशासन की मजबूरियां हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री जो कहते हैं, उनका कहना है कि साहब हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास जो है पैसे नहीं है, जीएसटी का बकाया हमारा जो है अटका पड़ा है, और जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वो अपनी जो उनके जो पीएसयूज का रॉयल्टी का पैसा वो उनको नहीं मिला है, तो वो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। और ये संसाधनों की कमी की समस्या सभी राज्यों के सामने है, वो चाहे भाजपा शासित हो चाहे गैर भाजपा शासित हो। ये है कि गैर भाजपा शासित राज्य विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़ा मुखर ज्यादा है, उसमें वास्तविकता भी है और उनका राजनीतिक एक रणनीति भी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है। अब ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर रही है तो राज्य उसका पल्ला झाड़ दें कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम जो है इसको कैसे कर सकते हैं। उनको करना पड़ेगा, अगर कोई समस्या है तो उसको उनको केंद्र को अवगत कराना पड़ेगा। तो चाहे वो मजदूरों के लाने की बात हो, अब ये सही है कि रेलगाड़ियां चलाने में देरी हुई, लेकिन अगर रेलगाड़ियां चली हैं तो उनको फिर अनुमति भी देनी चाहिए, उनको जो है मजदूरों को रेलवे स्टेशन से लेकर के और उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी राज्यों की है, उनको क्वारंटाइन करने की, उनकी जांच करने की जिम्मेदारी वो राज्य सरकारों की है। तो ये दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक खाली केंद्र सरकार सब कुछ कर दे या खाली राज्य करें, ये नहीं होगा। और जो अभी हम सब लोग बात कर रहे थे कि पीएम, सीएम और डीएम, फिर मैं राहुल गांधी ने एक बात कही थी पिछले अपने इंटरेक्शन में कि मजबूत पीएम, मजबूत सीएम और मजबूत डीएम, हमें तीनों चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। प्रधानमंत्री एक मजबूत निर्णय ले, मुख्यमंत्री उस मजबूत निर्णय को आगे अपने नौकरशाही तक बढ़ाएं, और जो डीएम है, जो नौकरशाही का प्रतीक है ब्यूरोक्रेसी का, वो उसको ईमानदारी से, मजबूती से लागू करे। तो तभी इस कोरोना काल के संकट से मुक्ति पा सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर होगी तो मुश्किल होगी देश के लिए भी और सरकार के लिए भी। मुझे लगता है ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय कोरोना के संकट से देश को मुक्त करने का है। राजनीतिक जब चुनाव का समय आएगा, अभी अक्टूबर में बिहार में चुनाव है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो समय पर होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 23-24 विधानसभाओं के उपचुनाव होंगे, तो उनमें सब भाषण होंगे, उनमें आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, पार्टियां अपनी पोजीशन लेंगी, एक दूसरे पर आरोप। अभी ये 2-3 महीने का समय जो है, मुझे लगता है राज्यों को और केंद्र को मिलजुल के काम करने का है। और पहली प्राथमिकता मजदूरों के समस्या को सुलझाने की है, बजाय ये कि पुलिस उन पर डंडे चलाए और पुलिस से कहा जाए कि कार्रवाई करो। जरूरत ये है कि राज्य अपने अपने राज्यों में जो मजदूर सड़कों पर आए उनको साधन मुहैया कराएं, उनके स्थान गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएं, अगर उनके मेडिकल चेकअप की जरूरत हो तो वो करें, उनको जो भी सहायता देनी हो सहायता दें, और सड़कों से उनको जो है विधिवत उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाएं। स्मिता जी, आप जहां बैठी हैं वहां पर विनोद जी का जो लिंक है, चेन है कि मजबूत पीएम, मजबूत सीएम और मजबूत डीएम, आप तीनों को देख रहे हैं, इस चेन में कौन कमजोर हो रहा है? सर एक बार सवाल पे दोहराएंगे, थोड़ा बीच में आवाज कटी थी। विनोद जी ने कहा कि ये पूरी चेन है जिसमें मजबूत पीएम चाहिए, मजबूत सीएम चाहिए, मजबूत डीएम चाहिए, तब ये सारा काम होगा। आप जहां बैठे हैं वहां से तीनों को देख सकते हैं, तो कौन सी चेन कमजोर हो रही है? मजबूत पीएम, मजबूत सीएम, मजबूत डीएम? देखिए, मजबूत पीएम इस देश के हैं या नहीं हैं, इसको लेकर तो मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से कोई मतभेद नहीं है।
और ये प्रधानमंत्री जी के कट्टर विरोधी भी मानते हैं, वो तो उनकी मजबूती पर किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया। अब रही बात सीएम की, सवाल ये है कि केवल मजबूत सीएम नहीं, मजबूत सीएम तो चाहिए, क्योंकि इस समय नेतृत्व का समय है, जिम्मेदारी लेने का कठिन समय है। लेकिन सीएम जो है वो मजबूत होने के साथ साथ उनका रवैया कैसा है, ये बहुत एक क्रूशियल कड़ी है। मैं डीएम पर आऊंगी, वो भी सब वास्तव में देखा जाए तो जमीन पर तो डीएम ही सभी चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आप बताएं कि मजबूत मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अगर ममता बनर्जी जी जैसे सीएम हो तो केंद्र सरकार क्या करे? केवल मजबूती का सवाल नहीं है, रवैया बहुत मैटर करता है सर। मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगी कि वही राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष, जिन बातों को लेकर केंद्र सरकार पर अटैक करते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। तो सच बात यह है कि जिसको जमीन पे खड़ा होकर काम करना पड़ रहा है, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं सर, आरोप लगाने वालों के लिए आसान उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। जो मुख्यमंत्री है वो समझ रहे हैं, इसीलिए वो सोच समझ कर बात कर रहे हैं। एक दो ही शिकायत के मौके आए हैं, जैसे ममता बनर्जी के रवैये को लेकर तकलीफ हुई है, मैं मानती हूँ, और ममता जी को भी ये समझना चाहिए कि इसका खामियाजा उन पर नहीं आएगा, ये वेस्ट बंगाल की जनता को भुगतना होगा। लेकिन अब आई बात प्रशासन की, यानी डीएम की। मुझे लगता है विजय जी, आप हमसे अनुभवी भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन कम से कम मैंने अपने जीवन काल में, मैंने देश के बहुत कठिन राज्यों में जब आंदोलन अपने पीक पर था, जम्मू कश्मीर में जब टेररिज्म अपने पीक पर था, लेकिन जो प्रशासनिक हेड होता है जिले का, जिलाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका हमारे जीवन में कितना रोल है, इसको मैं अपने जीवन काल में आज पहली बार, भले ये व्यवस्था अंग्रेज बनाकर गए होंगे, लेकिन अब जब तक हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाते, यही व्यवस्था हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, ये आज मेरी समझ में आया है। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे डीएम, जिनको लेकर हम कई बार नाराज भी होते हैं प्रशासन और सिस्टम को लेकर, सबने इस मौके पे खड़े होकर अपने आप को साबित किया है। जो उनको राज्य सरकारों की तरफ से सहयोग भी है। मैं मानती हूँ कि उनका थोड़ा और संवेदनशील रवैया रखा। जी विनोद जी, कोई वायलेशन करता है तो वो भी इच्छा से वायलेशन नहीं कर रहा, हर किसी की इस समय चुनौतियां हैं जीवन में, कोई मजबूरी में भी वायलेशन कर सकता है, उनको राहत पहुंचाए। केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन बन रहे हैं, उन गाइडलाइन को समय रहते समझाया जाए। एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसमें जोड़ूंगी सर, कम्युनिकेशन का, संवाद का। हम एक तरफ स्वास्थ्य की एक चुनौती झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक इकोनॉमिक, एक आर्थिक चुनौती झेल रहे हैं। इससे जुड़े हुए तमाम जो क्षेत्र हैं जीवन के, अलग अलग सेक्टर में चुनौती देश झेल रहा है। इन सारी चुनौतियों के बीच एक सबसे बड़ी चुनौती है कम्युनिकेशन की, संवाद की, लोगों तक सही बात को पहुंचाना। और मैं चूंकि इसमें सीधे जुड़ी हूं, तो मैं जानती हूं कि ये कितनी कठिन चुनौती इस समय हम सामना। जी विनोद जी से मैं जानना चाहता हूं, विनोद जी, क्या केंद्र सरकार के लिए मजबूत सीएम भी परेशानी का वास्तविक रूप में पहुंचा सकते हैं? तो हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारा पुलिस हमारी है, हमारे सामाजिक संगठन है, और जो बड़ा नेतृत्व है, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी इसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। लोगों को सही संवाद होगा, लोगों को सही मैसेज मिलेगा, तो इस कठिन परिस्थिति से हम निकल पाएंगे। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर इस समय देश में जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी संभालने पर कहा था, टीम इंडिया, उन्होंने तो नीति आयोग के संदर्भ में इस बात को कहा था, लेकिन वो टीम इंडिया जिसमें पूरे राज्य और केंद्र सरकार, ये बात बिल्कुल सही है विनोद जी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, इस शक नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी को लेकर सजग भी है, चाहे राशन का मुद्दा हो। जी विनोद जी, ये टीम राशन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर चीज में केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी, विनोद जी, टीम इंडिया जो है को परामर्श दिया है, काम कर रही है टीम इंडिया, जिसका जिक्र स्मिता जी कर रही है प्रधानमंत्री। नहीं, टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूँ मजबूत पीएम तो है देश में, पीएम की मजबूती को लेकर कभी कोई प्रश्न नहीं है, उनसे सहमति है, सहमति अलग बात है,
लेकिन हो सकती है देश में, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। और रही मुख्यमंत्रियों की बात जो है, तो मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कमोबेश जो इस वक्त है देश में, वो ज्यादातर अपने अपने प्रशासन पर पकड़ रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है, लेकिन ममता बनर्जी को बार बार राजनीतिक उद्देश्य से छेड़ा भी जाता है। ये भी देखिए ना, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में जाके बयानबाजी करते हैं, मध्य प्रदेश के वो नेता जो मध्य प्रदेश कोरोना से ज्यादा बुरी तरह जूझ रहा है, वो जाके जो बंगाल में, तो अगर आप किसी मुख्यमंत्री को लगातार उस पर हमले करेंगे तो वो पलटवार करेगी। तो जो जो पैमाना लागू होता है देश के स्तर पर कि विपक्ष सहयोग करे, वो पश्चिम बंगाल में भी लागू होता है, विपक्ष सहयोग करे। खाली ऐसा नहीं है कि वो गैर भाजपा दलों के लिए लागू होता है, वो भाजपा के लिए भी उतना ही लागू होता है कि अप्रैल 2021 के चुनावों को ध्यान में मत रखिए, अभी आप कोरोना संकट को ध्यान में रखिए और सहयोग करिए। तो वो फिर इसीलिए पश्चिम बंगाल में जो है वो फिर ममता बनर्जी भी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जहाँ राजस्थान में चुनाव नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, इसलिए वहां राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन जो बिहार में भी शुरू हो सकती है, क्योंकि बिहार में विपक्ष नहीं है। दूसरी बात यह है जो आपने कहा, टीम इंडिया निश्चित रूप से काम कर रही, लगातार प्रधानमंत्री 4-5 बार मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की है, उन्होंने सदन के नेताओं से बात की है, तो इसलिए एक तरह से सामूहिक रूप से बात की है। चूक जो मैं कह रहा था वो हुई कि लॉकडाउन लागू करने से पहले जो मुख्यमंत्रियों से बात की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। क्योंकि अगर वो बात हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल हो रहा। मैं इसमें प्रधानमंत्री जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने लॉकडाउन लागू किया, लेकिन फीडबैक शायद सही नहीं था मजदूरों के मामले को लेकर के। शायद इंटेलिजेंस फेलियर रही, शायद ब्यूरोक्रेसी ने या जो है वो इसका आकलन सही नहीं किया कि जब लॉकडाउन होगा और इससे इतना संकट आएगा तो इस बड़ी संख्या में पलायन होगा। तो मुझे लगता है वो एक चूक हुई। अगर टीम इंडिया वाला कॉन्सेप्ट शुरू में उस समय भी लागू होता और मुख्यमंत्रियों से एक बार बात हो गई होती तो ये शायद नौबत नहीं आती, क्योंकि ये फीडबैक तब मिल जाता और तब मुख्यमंत्रियों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती। आज जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं, खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कि लॉकडाउन लगाने से पहले हमसे नहीं पूछा गया, तो इसका मौका उनको नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासनिक या एक चूक हुई है, ये एक बार इसको मानना चाहिए। और बाकी रही बात ये कि निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी संवाद की, ये लोगों तक गलतफहमियां न फैलें, सही मैसेज जाए, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, राजनीतिक दलों की भी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मजदूर चल रहे हैं, मैं बार बार मजदूर पे इसलिए आ रहा हूं कि आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग घर बार छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। अब मैं फिर कहूंगा कि देखिए, जरा सा सावन में कांवड़िए चलते हैं तो उनके लिए सरकारें जो क्या क्या इंतजाम करती हैं, उनके लिए सब तरह की अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं उससे मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन यही इंतजाम इन बेचारे प्रवासियों में भी किए जा सकते थे, कम से कम ठंडा पानी उनको पिला दिया जाए। कुछ पौशालाएं, लोग धर्मशालाएं लगाते थे गर्मी में, तो अगर घड़े रख के पानी पिलवा दिया जाए और थोड़ा बहुत, तो भी ये राजनीतिक दल भी ये काम कर सकते हैं, ये सामाजिक संस्थाएं भी कर सकती हैं, ये स्वयंसेवी संस्थाएं कर सकती हैं, सरकारें कर सकती हैं। अब वो तो घर से निकल पड़े, अब उन्होंने लॉकडाउन में उल्लंघन किया, क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ दी, वो तो तोड़ दी उन्होंने। अब उस पर डंडे मारे या उनको वो करें, वो उचित नहीं है। और मुझे लगता है इस पर जो है स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि इन मजदूरों को जो है उनके, अब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो गर्मी में दिन में नहीं चल पाते, तो रात में चल रहे हैं ताकि पैरों में जो चप्पल नहीं है या गर्मी, तो रात में फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां चल रही हैं वो तेज चलाते हैं, उसमें कई बार दिक्कतें आ रही, तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी संवेदनशीलता के साथ पूरे तंत्र को सोचना पड़ेगा। अब जिस तरह जो पैकेज, आर्थिक पैकेज जो आया है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा की। अब जैसे कल किसानों वाला पैकेज था, मैंने कई कृषि विशेषज्ञों से बात की, उनका कहना है कि बहुत सारी चीजें बड़ी दीर्घकालिक रूप से अगर देखी जाए बहुत अच्छी है, लेकिन जो तत्कालिक राहत चाहिए, जो फौरी राहत चाहिए, वो अभी उस दृष्टि से उसमें नहीं उनको दिखाई पड़ी। अब ये तो आर्थिक विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। या एमएसएमई वाला मामला था, अब वो एक किसी ने बताया कि साहब करीब 4.25 लाख करोड़ जो है एमएसएमई का बकाया है सरकारी उपक्रमों पर, अगर वही पैसा उनको रिलीज कर दिया जाए तो उनको बड़ी सहायता हो जाएगी। तो ये कुछ फैसले हैं जो सरकार को लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए, या शायद सरकार सोच भी रही होगी। रही बात इसलिए जो अभी स्मिता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल गांधी तो विरोध करते हैं और कांग्रेसी मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बेहतर चीज है कि राजनीतिक दल का जो नेता है वो अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी प्रशासनिक और संवैधानिक भूमिका का निर्वाह कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीतिक दल मान लीजिए विपक्ष की राजनीति कर रहा है और उसकी सरकारों के मुखिया अगर सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति करे, वो अपनी पोजिशनिंग करें अपनी,
क्योंकि उनको आगे पोजीशन लेनी है। लेकिन अगर सरकारें सहयोग कर रही हैं तो ये टीम इंडिया की ही बात है, और कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री जी को ये श्रेय देना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को इन्वॉल्व किया है बातचीत में, कम वो है। एक अच्छी पहल है। सा सवाल और आखिरी सवाल छोटा सा स्मिता जी, कि हम लॉकडाउन 3 खत्म होकर लॉकडाउन 4 के दौर में जाने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये संकट लॉकडाउन 4 के साथ जो आप रियायतें देने वाले हैं वो खत्म हो जाएगा? और प्रधानमंत्री जी की तारीफ विनोद जी ने काफी कर दी है, सरकार की भी तारीफ हुई है, लेकिन क्या एक बेहतर व्यवस्था के साथ हम लॉकडाउन 4 से आजादी की तरफ बढ़ेंगे और एक सामान्य व्यवस्था की तरफ बढ़ पाएंगे? बहुत छोटा सा जवाब, मेरे पास वक्त कम। जी, मैं बस 2 वाक्य में कहना चाहूंगी। इसमें तो अब कोई शक नहीं है, ये तो सरकार के जिम्मेदार लोग भी आपको संकेत दे चुके हैं, और अब कल तक ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि लॉकडाउन 3 के मुकाबले लॉकडाउन 4 काफी लिबरल होने वाला है, जैसा कि वित्त मंत्री जी खुद कह रही थी। ये सच है कि पूरी तरह कहा था बिफोर कोरोना, तो कोरोना पूर्व काल जीवन अभी तुरंत शायद हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए विजय जी, मगर ये जरूर है कि बहुत सी चीजों में रियायतें हो जाएंगी। अब रेड जोन डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत जोन, यानी जहां कई मरीज हैं, केवल वहां हमें कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों के आर्थिक चीजें भी, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होंगी, और सामान्य जनजीवन की ओर एक चरणबद्ध तरीके से हम। इतना जरूर है कि कोरोना के पूर्व काल का सामान्य जनजीवन अभी थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हमें अपने अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया था, इसको हमेशा मन में रखना है, और लोगों का सहयोग इस समय जरूरत पड़ेगी। लॉकडाउन में घरों में कैद होकर लोगों का सहयोग इतना नहीं चाहिए जितना बाहर निकलने पर चाहिए। तो अब और ज्यादा सजगता से हमें रहना होगा, और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू होगी, स्वास्थ्य को लेकर भी अब हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो गए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी स्थितियां, तो हम इस और बेहतर रूप से सामना करने की स्थिति में जरूर हैं। जी विनोद जी, आखिरी बात, बहुत छोटी सी बात आपसे चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है, हम पीसी और एसी का जो है, जो स्मिता जी जिक्र कर रहे हैं, सामान्य जीवन जीने में कितना वक्त लगेगा? बहुत छोटी सी बात। देखिए विजय जी, ये सरकार के संयुक्त सचिव जो स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल भी ये बात कह चुके हैं, मैं भी पहले से कई मित्रों से कहता रहा हूं कि कोरोना अभी ऐसा नहीं, कोई कट ऑफ डेट तो है नहीं कि इस तारीख के बाद कोरोना खत्म। तो कहीं ना कहीं हमको या देश को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, जैसे तमाम दूसरी बीमारियों के साथ हम लोग सीखते आए हैं, टीबी और प्लेग और इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और तमाम सारी बीमारियों के साथ, वो भी एक तरह से क्या कहते हैं संक्रामक रोग हैं। तो लेकिन ये सही है कि अब जीवन शैली में जो बदलाव लॉकडाउन के दौरान आया है उसको जारी रखना पड़ेगा, लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। फिजिकल दूरी जिसको हम लोग मानते हैं भौतिक दूरी, वो बनाए रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा, हाथ ज्यादा धोने होंगे, मास्क लगाना होगा, और जब जरूरी ना हो तो मिलने के बजाय इस तरह जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भी तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये है कि जो हम लोग टीवी चैनलों में जाके डिबेट स्टूडियो में बैठ करते थे, अब दूर से ही करेंगे, ये सब रहेगा। तो परिवर्तन तो आएगा, लेकिन ये है कि जीवन भी चलेगा, जीवन कहीं रुक नहीं जाता, ठप नहीं हो जाता, आर्थिक गतिविधियां भी चलेंगी, कंपनियां भी उस हिसाब से काम कर रही हैं। रेलवे में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए रेलगाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज के लिए भी तैयारी हो ही रही है, ऐसे उद्योग भी चलेंगे, और कोरोना भी धीरे धीरे चलेगा, कोरोना पे नियंत्रण भी पाया जाएगा। देखिए अच्छी बात, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमको अब नंबर ये देना चाहिए कितने लोग ठीक हो रहे हैं, और आज देखिए 34% जो है दर हो गई है ठीक होने की। तो अब लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो कि भाई मरने वालों की संख्या बहुत कम है, और वही लोग, उन्हीं को खतरा ज्यादा है जिनको कोई जो उम्र जिनकी ज्यादा हो गई है या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो उनको ज्यादा सुरक्षा चाहिए। और जो जवान लोग हैं, जो अच्छी जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी है, प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा है, वो बचाव वो भी रखें अपना, लेकिन उनको खतरा नहीं, उतना कम है, जोखिम कम है। आरोग्य सेतु से इस बात की जानकारी भी मिल जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जीवन शैली में बदलाव करते हुए हमको डरने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है, और कोरोना से लड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, और लॉकडाउन 4 शायद इस मामले में, स्मिता जी ने भी कहा, ज्यादा बेहतर तरीके से बताया उन्होंने, वो उसी दिशा में थोड़ा ढीला ढाला होगा, कुछ चीजें, कुछ प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन लोगों को छूट भी मिलने की उम्मीद है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्मिता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। साफ है कि लॉकडाउन 4 में रियायतें मिलेंगी, जीवन आगे बढ़ेगा। और टीम इंडिया का मतलब केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है, हिंदुस्तान का हर आदमी है। और जो स्मिता जी ने जिस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन में बंद रहते वक्त जो हिदायतों का हमने पालन किया, उससे ज्यादा ध्यान लॉकडाउन खुलने के बाद रखना है। और विनोद जी की बात में भविष्य दिख रहा है कि हमें इसके साथ जीना है, लेकिन हम जिएंगे और जीतेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए और खुश रखिए। देखते रहिए सत्यहिंदी.com, सत्य के साथ चलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हो गया सर? हाँ, थैंक यू सर। नमस्कार स्मिता जी। थैंक यू वेरी मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।